तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंट्रो की। इंट्रो के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं रेडिएशन। अब इसमें देखने वाली बात है कि हमने कुछ थोड़ा सा पुराने जो एक्सपेरिमेंट थे, जैसे मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर या हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो 1887 के अंदर हुआ था, उसने कंफर्म किया था वेव नेचर ऑफ लाइट को। किसने? मैक्सवेल इक्वेशन। और इन्होंने लाइट को एज ए वेव माना था। और उसके बाद में उसी टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस। गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से एक रोंजन ने एक्सरेज का डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर के अंदर ये हुआ था, और कैथोड रे से कैथोड रेज को ऑब्टेन किया था, प्रोड्यूस किया गया था। अब मैं जब बात करते अपने लाइट की, तो स्टार्टिंग में न्यूटन से पहले डेकार्टे ने इसको पार्टिकल माना था, लाइट को एज ए पार्टिकल माना था, जिनको कॉर्पस्कुलर मॉडल बोलते हैं। उसके बाद में हाइगन और मैक्सवेल वगैरह लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं और बहुत सारी चीजों को इससे एक्सप्लेन करते हैं, वेव थ्योरी को। उसके बाद में इससे पहले जो था उसमें हम वेव के जैसे ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक तो रोंजन ने जो एक्सरे को डिस्कवर किया था, या जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी की थी, या कैथोड रेज की जो डिस्कवरी हुई थी, इन कैथोड रेज को अपने इलेक्ट्रॉन बोलते, जे थॉमसन ने किया था। इसने क्या किया था, वेरी लो प्रेशर के अंदर ग्लास, मतलब एक ऐसे ग्लास ट्यूब यूज की, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, अपोजिट, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और वेरी लो प्रेशर था, लगभग इतना 0.001 mmHg। इस पर जब इसने इनमें पोटेंशियल लगाया तो यहां से कैथोड रेज निकली, कैथोड से इस साइड से कैथोड से रेज निकली, उनको कैथोड रेज बोलते। बाद में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया गया था ये जो कैथोड रेज है वो रियल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो ये हमने इंट्रो देखा। उसके बाद में इसमें विलियम क्रुक्स ने 1870 के अंदर सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, एक मिनट, विलियम क्रुक्स ने सजेस्ट किया कि जो कैथोड रे है फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जो कैथोड रे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में मिली थी वो फास्टली मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और उसके बाद में इनकी जो स्पीड, जे थॉमसन ने इस चीज को कंफर्म की, इसकी स्पीड जो है अप्रोक्स 0.1 to 0.2 टाइम ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट के लगभग थी। और जे थॉमसन ने इसका स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा E/m, यानी चार्ज पर मास, पर यूनिट मास जो है उसकी वैल्यू फाइंड की थी 1.76 into 10⁻11। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी वो सेम थी ऑल मटेरियल के लिए। E/m का जो रेशियो था वो सेम था ऑल मटेरियल के लिए। तो यहां से अपने को एक बात पता लगी कि अगर ऑल मटेरियल के लिए सेम है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन ऑल मटेरियल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता लगा। उसके बाद में पता लगा कि ये पार्टिकल जो है वो यूनिवर्सल है। उसके बाद में ऐसा ही फाउंड किया गया जब मेटल को गर्म किया गया, यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर, या तो गर्म किया गया या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस के अंदर मेटल को क्या किया, एक्सपोज किया गया, तो वहां से भी जो पार्टिकल निकले थे वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वही इलेक्ट्रॉन थे, वो सेम इलेक्ट्रॉन थे। और इन आइडेंटिकल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जे थॉमसन ने 1897 के अंदर। अब दोबारा फिर से हल्का सा इंट्रो देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइट को पहले एज ए पार्टिकल मान रहे थे कौन, डेकार्टे और न्यूटन। उसके बाद में वेव नेचर माना मैक्सवेल ने और हाइगन ने। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें एक्सरे का डिस्कवरी हुई थी, या जे थॉमसन ने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी, विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट थे। इनसे पता लगा कि एक्चुअल में कुछ वो वेरी लो प्रेशर के अंदर दो जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। इनको बाद में फर्दर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। उसके बाद में ऐसा ही
तब देखा गया जब मेटल को एक्सपोज किया गया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस के अंदर, कि भैया मान लो किसी मेटल के ऊपर यूवी रेज को इंसिडेंट किया गया तो वहां से भी जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो सेम प्रॉपर्टी रख रहे थे, कौन सी, इलेक्ट्रॉन वाली, यानी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाली, इलेक्ट्रॉन वाली। और बाद में जे जे थॉमसन ने ये देखा कि E/m की वैल्यू इसकी फाइंड की, इसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद में ये देखा कि हर टाइप के मटेरियल के अंदर सेम ही पार्टिकल मिल रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये यूनिवर्सल है, यानी हर मटेरियल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अब ये हमारी इंट्रो थी। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या हुआ, मिल्टन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिफाइन कर दिया, एक बहुत डिफाइन नहीं सॉरी फाइंड किया। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने कट कर दिया है, काफी 3-4 साल पहले शायद था या 5 साल पहले था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने प्रूव किया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और उसी ने शो किया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, यानी चार्ज जो जाता है एक जगह से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर जाता है तो वो इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जाता है, पॉजिट्रॉन मतलब प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। और यहां से E और E/m से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर दिया, किसने, रॉबर्ट मिलिकन ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10⁻31 kg, ये वहां से अपने को पता लग गया शेप साइज। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब किसी भी मेटल से या किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट करवाए जा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास रोड है, इस रोड से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं तो किन किन प्रोसेस से मैं इनको बाहर निकाल सकता हूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो उनमें से सबसे पहले होता है बेटा थर्माइनिक, जैसे कि वर्ड का नाम पता है आपको, थर्माइनिक। थर्माइनिक मतलब थर्मो, थर्मो मतलब हीट। थर्माइनिक इमिशन क्या होता है, जब अपने सुटेबली हीट करते हैं उसको, या फिर थर्मल एनर्जी देते हैं किसको, मेटल को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनेबल देम टू कम आउट फ्रॉम द मेटल, यानी जब आप किसी भी मेटल को गर्म करते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, या उस मेटल के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से हीट एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी लेने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं, इसको अपने बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। दूसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन के अंदर क्या करते हैं, अब आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं इसके पैरेलल में थोड़ी सी स्पेस देकर मैं बहुत एक हाई अमाउंट का पोटेंशियल लगा दूं, बहुत हाई अमाउंट का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस रोड से उन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेगा, इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। ये तब भी होता है जब अप्रोक्स 10⁸ वोल्ट पर मीटर, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इस रेंज का हम फील्ड लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का फील्ड लगाते हैं। क्लियर। तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब, फोटो मतलब लाइट, तो अगर अपने किसी मेटेलिक सरफेस पर या किसी मेटल के ऊपर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके बाहर निकल जाते हैं उस मेटल से, उसको अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये नोट करने वाली बात है, इसको सूटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो लाइट इमिट नहीं होती, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। अब मेटेलिक सरफेस पर अगर इंसिडेंट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं, इमिट मतलब इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं अपने फोटो को लाइट बोलते हैं। तो इन फोटो यानी लाइट से जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जनरेटर का मतलब ये नहीं कि हमने प्रोड्यूस किया लाइट से, जनरेटर का मतलब है कि हमने मेटेलिक सरफेस पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की, उस लाइट के अंदर जो हीट है, जो एनर्जी है, सॉरी जो एनर्जी है क्वांटा इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब की, और जिसकी वजह से वो जो मेटेलिक सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को लेकर उस मेटेलिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
क्लियर। उसके बाद में अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमने सबसे पहले देखा था थर्मोनिक इमिशन, फिर देखा था अपने फील्ड इमिशन, उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं। एक इमिशन और है जो कोलिजन से होता है। हम अगर किसी मेटल के जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उन पर किसी स्पेसिफिक एक हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं टक्कर करवाते हैं, कोलिजन करवाते हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो बोर्ड सीबीएसई वालों ने कट कर रखा है, तो मैंने बता दिया। वैसे एक चौथा प्रोसेस ये भी होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता लग गया कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, यानी जब भी किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हो, या इलेक्ट्रिक मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो मूव करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता है सर मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल वर्ड में देखें ना, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, नॉक आउट बाहर निकाल देती है फ्रॉम द मेटल सरफेस। दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा उसको अपने बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। अब उसके बाद में आता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में? तो सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था, और हर्ट्ज के बाद में दो और साइंटिस्ट हुए थे, लिनर्स एंड हॉलबॉक्स। उन्होंने भी कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। लेकिन हम अगर अपनी बेस देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स डेटा हर्ट्ज के द्वारा इसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। क्या किया गया था ऑब्जर्व में सिंपल वर्ड बता देता हूं उन्होंने क्या किया था। एक्चुअल में वही एक्सपेरिमेंट हो रहा था वैक्यूम ट्यूब के अंदर, और मेटेलिक सरफेस की कोई एक लगा दी थी। यहां पर उसने क्या किया था, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया था, और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब है तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी टाइप का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, या रेजिस्टेंस को अपोज नहीं करना पड़ेगा। अब जितना फील्ड लगाते जाएंगे, फील्ड हाई करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया यूवी की प्रेजेंस के अंदर, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस के अंदर, या लाइट की प्रेजेंस के अंदर किया गया, तो पता लगा कि वो जो एक हाई फील्ड के ऊपर, हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, इजेक्ट हो रहे थे, वो लो पोटेंशियल पर इजेक्ट होने लग गए। यहां पर ये पता लगा कि इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, पहले केस के अंदर सारा का सारा ये फील्ड उसको दे रहा था इजेक्ट करने के लिए, पुल करने के लिए, खींचने के लिए। दूसरे केस के अंदर क्या हुआ कि कुछ एनर्जी इस फील्ड ने दे दी और कुछ एनर्जी यूवी लाइट की इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली। जब ये यूवी के प्रेजेंस के अंदर किया गया तो हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें से हो सकता है कि कुछ एनर्जी यूवी रेस से मिल रही हो और कुछ इधर पोटेंशियल से मिल रही हो। फिर इसके बारे में आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो लिनर्स एंड हॉलबॉक्स ने किए थे। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट अल्ट्रावायलेट लाइट increase the spark intensity in his detector loop. This show that light help electron escape from the metallic surface. सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए लाइट हेल्प कर रही है। उसके बाद में when light falls on a metal, some electron absorb energy from it. जब मेटेलिक सरफेस पे अप्लाई इंसिडेंट करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनसे एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। इफ द अब्सॉर्ब एनर्जी इज एनफ टू ओवरकम अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, द इलेक्ट्रॉन गेट रिलीज फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। क्या पता लगा कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मान लेता हूं, बहुत सारे प्रोटॉन की जगह न्यूक्लियस मान लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज।
एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर अगर मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं, ये लाइट इंसिडेंट करता हूं, तो लाइट से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये इसको छोड़कर बाहर नहीं जाता। कब तक नहीं जाता, जब तक इसके पास इतनी एनर्जी ना आ जाए, क्योंकि इसको ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए अट्रैक्शन फोर्स से, कूलम्बिक फोर्स से, तो इसको मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो इस कूलम्बिक फोर्स से ओवरकम करे, इसको तोड़ दे। सीधी सी बात है कि अगर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, मिल जाएगी, तो ये इस न्यूक्लियस को बोले भाई हम तो चले परदेश, हम चले, क्यों, क्योंकि मेरे पास एनर्जी, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। जबकि पहले कोलम्बिक फोर्स से ये इससे बाउंडेड था। ये तब तक नहीं होगा जब तक ये इससे ओवरकम नहीं करता। इसका मतलब लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, इसका मतलब ये कि वो ही इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी गेन हो जाती है, इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है जिससे वो ओवरकम कर पाए इस कोलम्बिक फोर्स से। दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब आज अपने बात कर रहे थे, वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रीवियस वीडियो में अपने बात की थी इंट्रोडक्शन टू हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन रेडिएशन ड्यूल नेचर वाले चैप्टर से। आज के अपने वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, जहां से सीबीएसई वाले हर बार क्वेश्चन बनते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इन्हीं चीजों को इग्नोर करके जाते हैं। तब तक वो समझ नहीं पाते कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फोटोन थ्योरी दी थी या जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, उसने किन चीजों को सॉल्व किया था। तो किन चीजों को सॉल्व किया था, उससे पहले अपने को पता लगना चाहिए कि ऐसी क्या चीजें हमें देखने को मिली थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर या लिनर्स-सोलोवर्क्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर, जिसको वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो आज के वीडियो में अपने वही चीजें पढ़ने वाले हैं। आज अपने मेनली 5 टॉपिक कवर करेंगे। हॉलबॉक्स एंड लिनर्स ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद में इससे पहले हर्ट्ज ने किया था, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स जो ऑब्जर्व किए हॉलबॉक्स एंड लिनर्स ने, उसके बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये यहाँ से इन तीनों से क्वेश्चन हर बारी पूछा जाता है, हर बारी कंफर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हॉलबॉक्स एंड लिनर्स ऑब्जर्वेशन की। हॉलबॉक्स ने 1888 के अंदर ऑब्जर्व किया कि क्लीन मेटल सरफेस, जैसे जिंक पर क्लीन मेटल सरफेस, जिंक, सीजियम, इन पर अगर अपने लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। बेसिकली रीजन क्या था, सिंपल सी बात, ये मेटेलिक सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जो हर्ट्ज ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद में यहां से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स वर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन उस यूवी लाइट से या उस रेडिएशन से इमिट हुए, इजेक्ट हो गए मेटेलिक सरफेस से। सेकंड, लिनर्स ने 1902 के अंदर 19 यानी इसके बाद में अप्रोक्स कितने हो गए, 2 साल वो हो गए और 14 साल बाद में 14 ईयर, स्टडी दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब से डिटेल में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने, उसके बाद में लिनर्स, हॉलबॉक्स ने, उसके बाद में लीनर ने क्या फाउंड किया, उसने फाउंड किया कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस जो है उसका कॉज लाइट है। वो तो पहले उन्होंने भी कर रखा था। फिर कुछ और चीजें देखी कि द नंबर ऑफ एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनके नंबर्स और एनर्जी जो है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में किस किस चीजों को इन्होंने यूज किया। तो बेसिकली इन्होंने क्या यूज किया बेटा, इन्होंने यूज किया एक
फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाया है इन्होंने। कैथोड के लिए इन्होंने मेटल सरफेस यूज किया, मेटल प्लेट, और ये भी जिंक सीजियम ऐसे किसी को जो फोटो सेंसिटिव हो। फोटो सेंसिटिव का मतलब जिन पर फोटो इलेक्ट्रॉन सॉरी लाइट एक्सपोज करने पर, इंसिडेंट करने पर वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हो अच्छे से। फोटो सेंसिटिव सीजियम या जिंक इनको यूज किया और उसको इमिटेड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इल्यूमिनेटेड, यानी किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इनको इल्यूमिनेट कर दिया। उसके बाद में एक एनोड यूज किया जो कलेक्टर प्लेट के थ्रू जो क्या करेगा, इससे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। उसके बाद में इन्होंने एक लाइट सोर्स यूज किया, कोई भी जो इस पर हम लाइट रेज इंसिडेंट करवाएंगे, और वो भी लाइट सोर्स इन्होंने ऐसा यूज किया जो वेरीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसा लाइट सोर्स था जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी ड्यू एंड इंटेंसिटी यानी आई को वेरी किया जा सके। क्लियर। उसके बाद में ऑब्जर्व किया इन्होंने कि वैन, और इसको इन्होंने क्या कर दिया, वैक्यूम बना दिया ऐसे, इसके साथ एक सेल को कनेक्ट कर दिया। और इस साइड में मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं क्योंकि बाद में हम चेंज भी करें, एक बार पॉजिटिव लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट होगा कि ये वाली जो एनोड है, जो कलेक्टिंग प्लेट है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां से लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन, लाइट इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से, कैथोड से इमिट हो रहे हैं, तो उनको वो जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड है वो कलेक्ट कर लेगा बाय द अट्रैक्शन। When light falls on the cathode, photoelectrons are emitted and producing a photoelectric current. जब भी लाइट इन्होंने इंसिडेंट की तो वो जो लाइट है, अगर आप सेल नहीं लगाते, मान लेते हैं यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर का मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, बस इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेगा, देन जब इस पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, इजेक्ट हुए, इमिट हुए, और उसको कलेक्टर एनोड ने कलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो इसमें फ्लो करने लगे इस सर्किट के अंदर, और इस सर्किट के अंदर फ्लो करने लग गए तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो गया उसका नाम आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। क्या किया था, कुछ नहीं किया था, एक कैथोड को यूज किया, एक एनोड को यूज किया। कैथोड जिस पर लाइट रे इंसिडेंट करवाई, उसको या तो आप मान सकते हो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल की ही प्लेट थी, या फिर ऐसे मान सकते हो किसी प्लेट के ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को इल्यूमिनेट कर दिया, क्लियर, कवर कर दिया, जनरली सीजियम या इन चीजों को, सीजियम जिंक वगैरह जो फोटो सेंसिटिव है। उसके बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद में ये तो एक्सपेरिमेंट था इनका, एक्सपेरिमेंट में जो इनको मिला, उनके ग्राफ जो है वो सबसे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं उनको समझना। इनको क्या मिला बेटा, इनको मिला, सबसे पहले इनको ये मिला, एक मिनट रुको, ये मैंने गलत क्लिक कर दिया, यहां पे था शायद, ठीक यहीं पे। सबसे पहले इनको क्या मिला, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करके देखा। जब इन्होंने इंक्रीज किया तो फोटो करंट जो है, यानी जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो इंक्रीज हो गया विद इंटेंसिटी। क्लियर। यहां से इनको क्या मिला, इनसे ये हमें मिला कि नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिटेड ज्यादा हो रही है इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर। यहां पे समझने वाली बात है, जितनी ज्यादा आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर कम इंटेंसिटी तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो सर्किट के अंदर कम इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट भी कम आ रहा है। क्लियर। जितनी हाई इंटेंसिटी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, उतने ही सर्किट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उतना ही
फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। यहां से इनको क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होती है, नॉट देयर एनर्जी, एनर्जी पर नहीं होती। यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी वो इंटेंसिटी डिफाइन नहीं करेगी, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर, नॉट द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, तो उसका ग्राफ कैसे आया, उसका ग्राफ आया सर ऐसे, कहां गया, यहां। क्या ग्राफ मिला, ग्राफ मिला फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर और इंटेंसिटी के अंदर ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन, यानी इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू आई। यहां पे आई इंटेंसिटी वाला है, इंटेंसिटी, और यहां पे पीई लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी लिख सकते हैं, सिंपल में लिख रहा हूं एक बार। तो यहां पर इनको क्या मिला, यहां पे मिला सर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, या फिर इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्राफ जो आया था वो क्या आया था, वो स्ट्रेट लाइन आई थी फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करती है। इट मींस इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करते हैं। क्लियर। ये इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या देखा, सेकंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने पोटेंशियल यूज किया, शायद पोटेंशियल, क्या यूज किया, पोटेंशियल यूज किया। पोटेंशियल में इन्होंने क्या किया बेटा, देखते जाना पोटेंशियल, ये भी अच्छा बहुत। इन्होंने क्या किया बेटा, ये वाली जो हमारे पास कैथोड थी, ये वाली हमारे पास एनोड थी, इस पर पहले तो इन्होंने पॉजिटिव पोटेंशियल पुट किया। क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल पुट किया, और ये मैं इसको वैक्यूम। अब पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या होगा, जो लाइट आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी, प्लस उसको इजेक्ट करवाने में ये पोटेंशियल भी काम करेगा, ये फील्ड भी काम करेगा, तो थोड़ा इजीली इजेक्ट हो पाएंगे। प्लस में अगर इसको यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो इनको प्लेट इजीली कलेक्ट कर पाएगी। और बाद में इन्होंने पोटेंशियल को एक बार इंक्रीज करके देखा, फिर उसके बाद में पोटेंशियल को टर्मिनल्स ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, एक सेकंड रुकिए मेरा फोन आ गया, एक सेकंड रुकिए मेरा फोन आ गया, अभी आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि फिर इन्होंने टर्मिनल चेंज किया, टर्मिनल चेंज किया तो इनको ऑब्जर्व क्या किया इसने, इन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा ये वाली चीजें, इजी वर्ड में समझाते हैं। When accelerating potential between cathode and anode increase, जब पोटेंशियल को इंक्रीज किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ और उसके बाद में सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब है कि कांस्टेंट हो गया। जब जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, उसके बीच में ये वाले पे पोटेंशियल लगाया, इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते गए पॉजिटिव को, तो क्या हुआ कि करंट इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, एक स्पेसिफिक टाइम पर आके करंट जो है इस सर्किट के अंदर वो कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट हो गया। दूसरा, व्हेन रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड, जब इन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स को जस्ट ऑपोजिट कर दिया तो इन्होंने क्या देखा कि फोटो करंट जो है वो डिक्रीज होता है। जब इसको ऑपोजिट कराया, मतलब टर्मिनल चेंज करने के बाद में पोटेंशियल को इंक्रीज करते गए, पहले ये पॉजिटिव था, बाद में ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में भी जैसे मान लो माइनस का 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, जैसे जैसे इंक्रीज करते गए नेगेटिव के अंदर, तो उन्होंने देखा कि एक स्पेसिफिक वैल्यू पर आकर जो करंट है इस पूरे सर्किट के अंदर क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया, कंप्लीटली स्टॉप हो गया। उस स्पेसिफिक पॉइंट को, उस स्पेसिफिक नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज को इन्होंने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, पहले तो इसको समझते हैं। ऐसा हुआ क्यों, पहले तो इसको समझते हैं, फिर अपने इसके ग्राफ की बात करें। इसका ग्राफ कुछ आया था हमारे पास ऐसा, लेकिन मैं इससे पहले आपको वो चीजें एक्सप्लेन करते हैं भी सर ऐसा क्यों हुआ था। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये हमारे पास कैथोड थी, यहां पे मैंने पोटेंशियल लगाया पॉजिटिव, और ये हमारे पास कलेक्टिंग प्लेट आ गई, ये हमारे पास वैक्यूम है और इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब पहले केस के अंदर क्या था कि ओनली अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई नहीं करता तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ओनली एंड ओनली ड्यू टू लाइट। क्लियर। अब जब मैंने पोटेंशियल लगाया, पहले मान लेते हैं यहां पे मैं लगा देता हूं प्लस का 5 वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे, यहां से इजेक्ट हो रहे थे ड्यू टू लाइट। अब जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का इनसे इस प्लेट से इजेक्ट होना इजी हो जाएगा। हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई प्रेशर से या हाई फोर्स से ये अट्रैक्ट करने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट करवाने लग जाएगा। लेकिन उसका भी तो एक पीक होगा, इस प्लेट का भी तो एक पीक होगा कि इसकी फाइनल, यह भी तो कितना भी पोटेंशियल लगा ले लेकिन मेरे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स में निकाल सकता हूँ, इजेक्ट कर सकता हूँ। तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज बढ़ाते 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 एक पीक आता है, पीक आने के बाद में पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। जब पर सेकंड इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट हो जाता है। उससे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे प्लस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा। यानी ग्राफ कुछ ऐसा बना सकते हैं आप, ऐसा करके ऐसा, एक स्पेसिफिक टाइम पर इंक्रीज होता जाएगा फिर एक स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर, पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब जब इसका ऑपोजिट बनाएंगे अपने, अब अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव पोटेंशियल, उल्टा लगा देते, ये मैंने लगा दिया सर नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव लगाऊंगा तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जब नेगेटिव हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन लाइट के थ्रू इमिट हो रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत में मैंने लगा दिया मान लो माइनस का 2 वोल्ट, फिर लगाया माइनस का 10 वोल्ट, फिर मान लो लगा दिया माइनस का 15 वोल्ट। पहले 2 वोल्ट लगा रहा था मान लो नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, सामने प्लेट भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, या रिवर्स के अंदर बैटरी अप्लाई कर दी है तो ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उसको ये प्लेट कलेक्ट नहीं करेगी। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन धक्के से चले जाएंगे इस प्लेट के पास, इस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट आएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी हाई है। फिर मैंने क्या किया, पोटेंशियल और बढ़ा दिया। पहले मान लो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे किसमें, इसके अंदर धक्के से ही जा रहे थे क्योंकि अभी इतना नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है कि वो हर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाए, रोक पाए। फिर कुछ और कम हो गए, फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी आ गई जिसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी वाले, कितनी भी काइनेटिक एनर्जी वाले या कितनी फास्ट कितनी एनर्जी वाले इस प्लेट के पास जाते हैं, पोटेंशियल उसका इतना है नेगेटिव कि वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन को मतलब कलेक्ट ही नहीं करूंगा। यानी ये नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट ही नहीं हो सकते, इंसिडेंट नहीं हो सकते तो इस सर्किट के अंदर आएंगे नहीं, इस सर्किट के अंदर नहीं आएंगे तो इसके अंदर करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, पीई करंट लिख देता हूं, पीईसी, वो जीरो हो जाएगा। अब जिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल पर ये होगा उसको अपने बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। अब इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये था, ग्राफ प्लॉट किया गया, यहां पर I1 इन्होंने क्या किया, एक इंटेंसिटी I1 की लाइट डाली, I2 की डाली, I3 की डाली। जैसे कि आपको पता है कि इंटेंसिटी के करंट क्या रहेगा, एक साइड में इन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया बेटा
तो लो जो इंटेंसिटी है, चाहे हाई इंटेंसिटी की, चाहे उससे हाई इंटेंसिटी है, अब वही बात है कि जैसे जैसे कलेक्टर प्लेट का इन्होंने पोटेंशियल इंक्रीज किया तो यहां से करंट इंक्रीज होते 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 एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सैचुरेट हो गया इस इंटेंसिटी के लिए, इस पॉइंट पर। अब ये वाला जो है वो इंक्रीज हो रहा है बेटा पॉजिटिव के साथ, लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद में सैचुरेट हो गया। दूसरा भी इंटेंसिटी के लिए, तीसरे के लिए भी, ठीक है। लेकिन यहां से इनको क्या मिला कि एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा था जहां पर जाकर करंट जीरो हो गया, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उस पोटेंशियल को इन्होंने नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पे नोट करने वाली बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा उस चीज के लिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये ऑब्जर्वेशन थी, क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक। नेक्स्ट इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बेटा, आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब पहले इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया और इंटेंसिटी को इंक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, फिर पोटेंशियल को किया। अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो सबसे पहले इनको रिजल्ट मिला कि फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करने कि एक लो फ्रीक्वेंसी से पहले तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो रहता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उससे पहले चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डालो करंट डिटेक्ट ही नहीं होता, करंट जीरो रहता है। उसको इन्होंने नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये रहा, बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। चाहे कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आएगा। यहां से इनको क्या मिला, नेक्स्ट एक चीज इनको मिली कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, यानी उतना ज्यादा रिवर्स में स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। यहां से और क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी पर, नॉट ऑन इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी पर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अब समझते हैं इसका ग्राफ कैसा आया था और उसका रीजन क्या था। नेक्स्ट डेंसिटी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती। अब ग्राफ से समझते हैं कि इनको मिला क्या था। इनको मिला बेटा, इन्होंने जो नेक्स्ट ग्राफ ऑब्जर्व किया वो ये था, ये वाला इन्होंने ग्राफ ऑब्जर्व किया करंट में एंड पोटेंशियल। अब इन्होंने तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, जहां पर एक न्यू 1 थी, उससे ज्यादा न्यू 2 थी, उससे ज्यादा न्यू 3 थी। अब इन केसेस में लाइट डाली तो इनको क्या पता लगा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उतनी ज्यादा इस कैथोड से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, और उतनी ज्यादा एनर्जी होने के कारण उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा, उतना हाई था। यानी अगर न्यू 3 की फ्रीक्वेंसी हाई है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रिवर्स में ज्यादा हुआ। जैसे मान लेते हैं ये -2 पर रुक रहा था, ये -4 वोल्टेज पर रुक रहा था, ये -6 वोल्टेज पर रुक रहा था, तो इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। पहले इसको समझते हैं क्या हो एक्चुअल में हो क्या रहा था। ये हमारे पास कैथोड थी, ये लाइट में इंसिडेंट कर रहा था इस पर, मैं पूरा ड्रॉ नहीं बना रहा, ऐसे इसकी जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी थी उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी थी, जितनी ज्यादा एनर्जी थी तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था उतना ही काइनेटिक एनर्जी हाई थी, हाई काइनेटिक एनर्जी से ये इजेक्ट हो रहा था। और जितना ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उतना ही ज्यादा इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। बस ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। यानी अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हाई है
इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई है तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी हाई होगी, और उसकी एनर्जी हाई होगी तो उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए पोटेंशियल भी हाई चाहिए। क्लियर? और ये साइन इंडिकेट करता है क्योंकि रिवर्स में है पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल लग गया। क्लियर? ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ था। इसके बाद में ये हमने नेक्स्ट देखा था। अब अपने दोबारा फिर से देखते, लीनर्स और हॉलबॉक्स के ऑब्जर्वेशन इतने ही थे। दोबारा फिर से देखते हैं लीनर्स और हॉलबॉक्स ने क्या किया था, एक बार हल्का सा रिवीजन करते सर, नहीं तो सर आपको समझ में नहीं आएगा, बोले जी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, सबसे पहले इन्होंने देखा कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यानी इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पर सेकंड के। यानी इंटेंसिटी एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, या एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा इन्होंने क्या देखा, दूसरा इन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल अप्लाई किया तो इनको पता लगा कि पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओगे तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर आकर करंट सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अप्रॉक्स। और उसी पोटेंशियल को अगर रिवर्स में कर दोगे तो एक स्पेसिफिक रिवर्स पोटेंशियल पर आकर करंट जीरो हो जाएगा, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया गया। और ये भी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। नेक्स्ट इन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी, और उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। और एक ग्राफ शायद और है इनका, ये एक ग्राफ और था, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में। अब इस ग्राफ से इनको क्या मिला, मान लेते इन्होंने मेटल A1 यूज किया, एक मेटल B1 और उन्होंने प्लॉट किया था। ग्राफ में उन्होंने क्या किया, दो मेटल को लिया, मेटल A और मेटल B को यूज किया, और उनके बीच में भी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो हुआ कुछ क्यों, क्या मिला इनको, मिला कि कोई भी मेटल A1 है मान लेते हैं, इस साइड में इन्होंने फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया यानी न्यू, और इस साइड में SP लिख देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? इन्होंने एक मेटल A लिया, अब यहां से फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 यहां पे एक वैल्यू आती है न्यू नोट मान लेते हैं A के लिए। A मतलब A कोई मेटल था। जब तक ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आया तब तक जीरो करंट था, जीरो करंट था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो था, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे थे तो इनको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं चाहिए था, जीरो थी। इस फ्रीक्वेंसी के बाद में ये स्ट्रेट लाइन आई थी। स्ट्रेट लाइन का मतलब इस फ्रीक्वेंसी के बाद में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल हो गया। यानी फ्रीक्वेंसी आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? ऐसा ही एक और इन्होंने मेटल ले लिया, मान लो दूसरा मेटल B ले लिया, B के लिए भी सेम मिला था, ये B लिख देता हूं, ये मेटल A है, A MA लिख रहा हूं, MB लिख रहा हूं, मेटल B। अब मेटल B के लिए देखो, दो अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड भी अलग अलग होती है, तो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड अपने पास आई थी वो आई थी न्यू 0B मान लेते इसको, क्या मान लिया 0B। यानी अगर इसकी इस फ्रीक्वेंसी के बाद में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए, वहां से जो लाइट है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के। ऐसे ही जो मेटल B था, मेटल B के लिए भी क्या मिला, मेटल B के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मिल गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में जो लाइट, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, उसके बाद में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी की। यानी सिंपल से इनको क्या मिला था कि आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये हमने लीनर्स और हॉलबॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, किसके बाद में इन्होंने किए थे सर,
हर्ट्ज के बाद में, उनमें हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया। आज के वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कंक्लूजन ऑफ हॉलबॉक्स एंड लीनर्स एक्सपेरिमेंट, यानी लीनर्स एंड हॉलबॉक्स को क्या मिला, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने कवर करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी कहां पर फेल हो गई, और द फोटोन कंसेप्ट पढ़ेंगे। फोटोन मतलब जो लाइट का पार्टिकल नेचर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था या दिया था, थियरी दी थी, लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके, एज अ क्वांटा कंसीडर करके, एज अ पैकेट कंसीडर करके, उसके बारे में अपने जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ हॉलबॉक्स एंड लीनर्स एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे के सारे ग्राफ आपको कवर करवाए थे, किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो वो देख लें। अगर वो आपने देख लिए तो आपको ये जो आज का वीडियो बहुत इजी लगने वाला है। अब देखिए बेटा, कंक्लूजन में क्या मिला था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटेलिक प्लेट पर गिरेगी और गिरते ही, इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एज सून एज लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस, गिरते ही बाहर निकलेगा। पहला कंक्लूजन ये मिला। नंबर 2, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। थ्रेशोल्ड से नीचे फ्रीक्वेंसी है तो एक भी इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस इमिट नहीं करेगी, इजेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन मिला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये भी हमने पहले देखा था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रिक करंट होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस क्या होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में क्या मिला, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड्स करता है इंटेंसिटी पर, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जितना ज्यादा इंक्रीज करते हैं उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और दिस रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी से दे प्रूव दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर, और उस पार्टिकल नेचर को, उस पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन बोलते हैं। अब फेल कैसे होगी, सबसे पहले देखते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर वेव थ्योरी में सबसे पहले वेव थ्योरी का प्रेडिक्शन ये था कि एनर्जी शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। पुराने टाइम में जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो ये मानती थी कि जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। इट मींस कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हाई होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उस लाइट के अंदर होगी। तो वो अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो इट मींस है कि हाई एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, जबकि रिजल्ट में ऐसा नहीं मिला। रिजल्ट में मिला कि इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ना हो। तो वेव थ्योरी सेज हायर इंटेंसिटी मींस should give more energy to electrons to eject, but in reality no electron are emitted if the light frequency is below the threshold frequency, no matter how bright is light. यानी वेव थ्योरी ये बोल रही थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं मिला। उनको मिला कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ना कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है एनर्जी। तो यहाँ पर वेव थ्योरी फेल होगी। दूसरा, देयर शुड बी टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब, अगर जैसे मान लो ये लाइट वेव्स है, इसको अगर अपने एनर्जी सोर्स मान लेते हैं तो अब ये मेटेलिक सरफेस पे गिरेगी। गिरने के बाद में हो सकता है उस वेव का छोटा सा पार्ट इंसिडेंट हो। मान लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मान लेते 10 EV चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अपने सपोज करते हैं 10 EV चाहिए। देन 10 EV जितनी लाइट तो इसको ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, 10 EV जितनी लाइट तो ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, और वो उतनी लाइट ऑब्जॉर्व करेगा, उतनी वेव को ऑब्जॉर्व करेगा। प्लस में वो जो ऑब्जॉर्प्शन है उसके बाद में वो सारे मेटेलिक सरफेस को वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ये वो ऑब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें टाइम लगना चाहिए, टाइम डिलेशन होना चाहिए। जबकि रियल में एक्सपेरिमेंट में देखा ऐसा कुछ नहीं।
रियल में जैसे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट एस्केप। क्लियर? देयर शुड बी टाइम डिले अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन नीड टाइम टू अब्सॉर्ब एनफ एनर्जी फॉर इजेक्ट। बाहर निकलने के लिए एनफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम लगना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट्स शो इमीडिएट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिले एट टाइम एट ऑल। बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ने बोला कि लाइट इंसिडेंट होते ही और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में इजेक्ट होने में कोई टाइम डिले नहीं है, जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम डिले होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज विद इंटेंसिटी। अब वेव थ्योरी क्या मानती थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, तो उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं हुआ। रियल में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। तो ये थे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? अब उसके बाद में फोटोन या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में देखते हैं। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए अब यहां पर वेव थ्योरी फेल होगी। अब इससे पहले जो हाइगन्स प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, हाइगन्स प्रिंसिपल, या फिर अपने पढ़ने बेटा मैक्सवेल को जब पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल और हाइगन्स बोले लाइट एक वेव है। वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि जो लीनर साल्वॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे, या जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो गई। अब वेव थ्योरी फेल हो गई तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ अलग मानना पड़ेगा। अब अलग किसने माना? एनर्जी का क्वांटाइजेशन पहले ही प्रूव हो चुका था। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रांसफर होती है, या इन फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रेवल करती है। अब वही पैकेट वाला जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा। उसी क्वांटा को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जैसे एनर्जी का पैकेट होता है वैसे लाइट एनर्जी का भी एक पैकेट होता है, उसका नाम दिया फोटोन। इट मींस लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो इन फॉर्म ऑफ पैकेट करती है, डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में करती है, नॉट कंटिन्यूस नहीं करती, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में करती है। और वो जो पैकेट होता है उस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। उस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी होगी, और यहां से अगर मैं साइन हटा दूं देन ये बन जाएगा एच यू, जहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है। देन ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब आपको पार्टिकल नेचर के बारे में हल्का फुल्का पता लग गया होगा। अब अपने देखते हैं बेटा पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है फोटोन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से बहुत क्वेश्चन असर्शन रीजन भी बन सकते हैं। The photoelectric effect show the light wave as made of small energy packets called quanta, each with the energy E equal to h nu। मैंने अभी बता दिया आपको। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया these light quanta also have momentum। इनके पास मोमेंटम भी होता है जिसकी वैल्यू होती है h nu अपॉन c। क्या होती है? h nu अपॉन c। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि ये जो क्वांटा है इनके पास मोमेंटम p भी होता है, h न्यू अपॉन c होता है। क्लियर? ये लो, और यहां पर सजेस्टिंग द लाइट हैज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। लाइट जो है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, और उसी पैकेट का नाम दिया गया फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। अब यहां पे एक नोट करने वाली बात है, जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन है बेटा, ऑफ फोटोन, वो कंसीडर किया जाता है जीरो। क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो। ओनली जो मूविंग फोटोन्स हैं उनके मास को ही कंसीडर करते हैं, तो उसका ही मोमेंटम आएगा। देन रेस्ट मास ऑफ मोमेंट फोटोन जीरो है, तो रेस्ट जो फोटोन का है उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज p इक्वल टू एम वी होता है। और m को अगर अपने जीरो कंसीडर करें या v को जीरो कंसीडर कर लेंगे रेस्ट पर, देन मोमेंटम जीरो आएगा। उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट एक्स रे स्कैटरिंग के अंदर। उसने फिर कंफर्म किया कि पार्टिकल
वे लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, कॉम्पटन इफेक्ट। ऐसे ही फिर मिल्कन ने नोबेल प्राइज इसको मिला था चार्ज के क्वांटाइजेशन पर, कि चार्ज भी एक क्वांटाइज प्रॉपर्टी शो करता है, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था। और इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि वो जो चार्ज निकल रहा है वो भी क्वांटाइजेशन की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में मेटेलिक सरफेस से चार्ज इजेक्ट हो रहा है। दोबारा फिर से देखते हैं, फोटोन की बात करते हैं। फोटोन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, जिसको नाम फोटोन दिया, और इसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा, और इसका एक मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन लेमडा, सॉरी सी, एच न्यू अपॉन सी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की। यहां से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि फोटोन अगर है, लाइट का पैकेट अगर पार्टिकल नेचर में फोटोन है, पैकेट है, देन उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देन इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, बिहेव एज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। नंबर 1, जब भी किसी मैटर के साथ कोई रेडिएशन या लाइट इंटरेक्ट करती है तो एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट करती है, जिसको फोटोन बोलते हैं। उसके बाद में उसकी जो एनर्जी आएगी वो मैंने बताया E इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा। इसका जो मोमेंटम है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन C आ जाएगा, जहां पे C स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की, यहां पर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी। इट मींस अगर बहुत सारे फोटोन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या वेवलेंथ सेम है, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी। क्लियर? व्हाट P इक्वल टू, ये मोमेंटम आ गया अपने पास, P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ये अपने पास h अपॉन लेमडा बन जाएगा। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर बहुत सारे फोटॉन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है, देन उसकी एनर्जी सेम होगी, चाहे उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो। वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट, बाई इंक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट of given wavelength there is only an increase in the number of photon per second. It means अगर आप इंटेंसिटी में इंक्रीज करोगे देन वो फिर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड किसी स्पेसिफिक एरिया से पास है उसको इंक्रीज कर रहे हो, ना कि एनर्जी को। दोबारा फिर से देखें, यहाँ पे लाइट सोर्स है, इधर से लाइट आ रही है। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक अंपायर खड़ा हूं जो मैं इनको डिटेक्ट कर रहा हूं, देखने वाला हूं। मैंने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो वो जो अगर सारे फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी, चाहे इंटेंसिटी कम ज्यादा कर दो, इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दो। देन फिर इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी का फर्क ये पड़ता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पर सेकंड जो है इस किसी स्पेसिफिक एरिया को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, ना कि एनर्जी। यानी हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो पर सेकंड वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट करवा पाएगी, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेगी, ज्यादा इजेक्ट करेगी ओनली। ज्यादा एनर्जी के इजेक्ट करने के लिए अपने को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए, ना कि हाई इंटेंसिटी। ठीक है। उसके बाद में ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, वो आएगा फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन की, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कहीं भी मैग्नेट रखी है तो उसके पास से लाइट बैंड हो जानी चाहिए थी। इट मींस है कि लाइट
के जो फोटॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब भी किसी फोटोन किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, किसी मेटेलिक सरफेस या किसी मैटर के साथ कोलाइड करेगा, जिसको अपने फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोलते हैं। द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जब भी कोई भी फोटोन किसी मेटेलिक सरफेस पे या किसी पार्टिकल के साथ इंसिडेंट होगा, देन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम उसका कंजर्वेशन होगा। However, the number of photon may be not conserved. हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व ना रहे। नंबर ऑफ फोटोन ऐसा हो सकता है कि कुछ फोटोन्स और बन रहे हो, या ऐसा हो सकता है कुछ फोटोन डिमिनिश हो रहे हो, सीधा किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गया और वहां से फोटोन खत्म हो गया वो एनर्जी देकर, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहेगी। उसके बाद में द फोटोन में बी अब्सॉर्ब्ड और न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड। जब भी इंटरेक्शन होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, उसको सारी की सारी एनर्जी दे देता है और फोटोन वहां से खत्म हो गया। अब इस केस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की कंजर्व रहेगी, और टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इट मींस अगर कोई फोटोन खत्म हो गया है, डिमिनिश हो गया, इट मींस क्या है, उस फोटोन की सारी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया, उस फोटोन का सारा मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। क्लियर? ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में भी एक चीज और इसमें लिखा नहीं है, शायद मैं बता देता हूं। एक और चीज है बेटा, उसमें क्या होता है, इसी में फोटोन थियरी के अंदर ये होता है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर फोटोन इंसिडेंट हो रही है, फोटोन लाइट्स पैकेट्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जैसे मान लो अभी इमेज हमें पता नहीं है तो ऐसी मान लेते हैं, लगभग इमेज ऐसी। हालांकि ना कुछ साइंटिस्ट ने थोड़े दिन पहले फोटोन की इमेज भी जारी की थी, लगभग थोड़ी सी ऐसी सी इमेज है, ऐसी सी कुछ इमेज है, ग्रीन सी दिखाई थी, उसके बारे में आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो। मान लेते हैं एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी पैकेट जब भी इलेक्ट्रॉन के किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन होता है या इंटरेक्शन होता है, और जैसे ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करते ही सारी एनर्जी इसको दे देता है, टोटल एनर्जी। जैसे ही मेटेलिक सरफेस पे गिरेगा वैसे एनर्जी दे देगा, और जैसे एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में, इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में या इजेक्ट होने में नो टाइम डिलेशन आएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, नो टाइम डिलेशन। और यही अपने को मिल रहा था किसके अंदर, हमें मिल रहा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, जिसको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो गई थी। इट मींस जब भी किसी मेटेलिक सरफेस के साथ या किसी मैटर के साथ रेडिएशन इंटरेक्शन करेगी तो एज अ पार्टिकल फोटोन बिहेव करेगी, और जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा वो विदाउट एनी टाइम डिलेशन होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के वीडियो में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इसके साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ने वाले हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और वेव नेचर ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ पर अपने सारा का सारा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, लीनर सॉल्वॉक्स के एक्सपेरिमेंट्स उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आइंस्टाइन ने जो फोटोन थ्योरी दी थी, फोटोन की सारी नेचर के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अपने सबसे पहले देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, तो ये देखेंगे अपने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जैसे आपने जो कैथोड लिया है, जो मेटेलिक सरफेस ली है, इस पर इंसिडेंट होने वाले जो फोटोन्स हैं, यानी जो लाइट आ रही है इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स आ रही है, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो
प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, देन उसकी एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट है। और उसने बोला कि जो आपका फोटोन आ रहा है वो फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। वन वन इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, वन वन इंटरेक्शन, यानी एक फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करेगा वन इलेक्ट्रॉन के साथ और उसको सारा का सारा अपना मोमेंटम P एंड सारा की सारी अपनी एनर्जी E ट्रांसफर करेगा। क्लियर? अब जो एनर्जी इस फोटोन से किसको मिली है, इस फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन को मिली है, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी इसको दो काम करेगी। पहला काम करेगी, इसको वर्क फंक्शन देगी। क्या देगी? वर्क फंक्शन। दूसरा काम करेगी, इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं इसको, वर्क फंक्शन क्या होता है? पहले वर्क फंक्शन समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मान लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इन दोनों, इस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसको, इस एटम को छोड़कर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए जो इस अट्रैक्शन फोर्स से ओवरकम कर पाए या ज्यादा हो, इतनी एनर्जी चाहिए कि ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर यहां से निकल जाए। वो जो एनर्जी चाहिए किसी मेटेलिक सरफेस से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए, जस्ट बाहर इजेक्ट करने के लिए, जस्ट इजेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं फाई से, फाई नोट। आपकी बुक के अंदर फाई नोट से किया गया, कई बुक में इसको डब्ल्यू नोट से भी करते हैं, फाई नोट से। इट मींस ये है कि वो जो हमारे पास कैथोड प्लेट थी, इस पर आने वाला फोटोन क्या करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको एनर्जी दे देगा अपनी सारी। अब उसमें अगर कम एनर्जी है, अब यहाँ पे भी सोचने वाली बात है, सपोज करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब जब तक फोटोन की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी एनर्जी भी लो होगी, बिकॉज E प्रोपोर्शनल है न्यू के। अगर एनर्जी लो होगी तो वो इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, इजेक्ट नहीं करवा पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से एस्केप नहीं करेगा। लेकिन एक जैसे ही एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी न्यू नोट आएगी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उस कंडीशन में E जो होगा वो इस सरफेस के, इस मेटल के किसके इक्वल हो जाएगा, इस मेटल के वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी उस फोटोन की एनर्जी। जैसे उस फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मेटल XYZ है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 5 eV है। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है। मान लेते हैं तीन केस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है कि उसकी एनर्जी जो है 4 eV है, एक केस बन सकता है उसकी जो एनर्जी है वो 5 eV है, और एक केस बन सकता है उसकी जो एनर्जी है वो 7 eV है। अब इस केस में अगर फोटोन, इस एनर्जी का फोटोन अगर इस पे इंसिडेंट होगा तो इसको 5 eV चाहिए एस्केप करने के लिए, उसके पास 4 ही है, देन ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा लेकिन इस मेटेलिक सरफेस को छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। इट मींस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा लोअर है देन थ्रेशोल्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, 5 eV एनर्जी है, देन इस इलेक्ट्रॉन को 5 eV मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन इससे जस्ट बाहर इजेक्ट हो जाएगा, जस्ट इजेक्ट होगा बस। देन इसके केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू है न्यू नोट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तीसरे केस में क्या होगा, इसकी एनर्जी हाई है, अब इस हाई में इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन न्यू नोट है। अब इस केस में 5 eV तो इसको इजेक्ट करवाने में लग जाएगी एनर्जी, प्लस में जो बाकी एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी। क्लियर? यहीं से वेव इक्वेशन बनती है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनती है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है कि जो फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू, वो दो काम करेगी। पहला काम तो वर्क फंक्शन करेगी, देगी उस इलेक्ट्रॉन को, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी देगी 12 mv²। क्लियर? इसी इक्वेशन को अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पर भी एक स्पेसिफिक कंडीशन बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहां पर
अगर न्यू नोट के इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो उस केस के अंदर ओनली एंड ओनली जो एच न्यू है वो काम करेगा एज ए वर्क फंक्शन। जो 5 eV है मान लेते हैं, तो इस केस के अंदर नो काइनेटिक एनर्जी। इट मींस जो हाफ एम बी स्क्वायर वाला मटेरियल है, ये वाला मैटर जीरो हो गया। देन एच न्यू नोट होगा, क्योंकि ये न्यू नोट है, वो इक्वल होगा फाई नोट के। ये मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, कहां पर, यहां पर नहीं, यहां पे लिख सकते हैं व्हेन न्यू इक्वल टू न्यू नोट, देन अपने पास क्या आएगा बेटा, एच न्यू नोट इक्वल टू फाई नोट। इसको अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, देन मेरे पास एच न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एच न्यू नॉट, फाई नॉट की जगह पुट कर दिया, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। यहां से अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास बन जाएगी, इसको इधर ले आता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर लिख सकता हूं बेटा एच कॉमन लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, अब जैसे मैंने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इजेक्ट होने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, के मैक्स होगी। के मैक्स जो होती है वो होगी बेटा, जितनी ज्यादा इसकी एनर्जी हाई होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको रोकने के लिए उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। क्लियर। तो वहां से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, जो W इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। तो अगर स्टॉपिंग, इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट काम कर रहा है, तो Q की वैल्यू क्या है, E है। देन इतनी एनर्जी स्टॉपिंग, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो इस एनर्जी के इक्वल होगी, इस फॉर्मूला से। यानी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E V नॉट होगी, वेयर E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड V नॉट जो है वो अपने पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब वो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं यहीं पर, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, ई वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर। अब यहां से मेरे पास क्या बन गया बेटा, मेरे पास बन गया सर न्यू नॉट ई वी नॉट, ई वी है, सॉरी ये वी है, यहां पे हम गड़बड़ ना कर दें। यहां पे बन गया बेटा मेरे पास ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर। अगर मैं वी नॉट की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। क्लियर। यहां पर देखो बेटा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात, नोट करने वाली बात, वेरी क्या चीज करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करेगी। क्यों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी वेरी नहीं करेगा। तो क्या वेरी करेगा, तो करेगा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दो चीजें वेरी करेंगी, दो चीजें वेरी करेंगी। इट मींस यहां पर वी नॉट वेरी करेगा और न्यू वेरी करेगा, और ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैथ में एक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एच वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, m उसका स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये इसका क्या बन जाएगा, सी कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, ये वेरिएबल अगर मैं इसके साथ क्या करूं, कंपेयर करूं, ये वेरिएबल मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ये इसके साथ कंपेयर कर दूं, देन यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो आप इसको भी इससे, स्ट्रेट लाइन से इससे कंपेयर करके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच सकते हो, बना सकते हो। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं और मेरे पास जो वैल्यू आई है, मैं कंपेयर इसको कर रहा हूं बेटा, v नॉट इक्वल टू h अपॉन ई न्यू प्लस h अपॉन ई न्यू नॉट। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस जो c का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा। इतना जो होता है ये हमारे पास होता है बेटा इसका
स्पेस, इसको हिंदी में तो अंतःखंड बोलते हैं और शायद इसको सेगमेंट, पता नहीं मैथमेटिक इंग्लिश में बोलते तो है इसको, मैथ वाले थोड़ा सा जानते हैं, इंटरसेक्शन नहीं, ऐसा कुछ वर्ड है, मतलब इतना स्पेस आएगा, ठीक है, इसको बोलते सेगमेंट बोलते हैं, पता नहीं ऐसा कोई वर्ड है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं उसको। अब इसमें भी ग्राफ खींचेंगे, देन हमारे पास अगर देखो बेटा ये y का ग्राफ है, तो यहां पर ये वाला ग्राफ अगर मैं y से ये मैं इसका y के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कंपेयर हो जाएगा। ये वाला ग्राफ अगर मैं x के साथ कर रहा हूं, ये देखो ये वाली जो एक्सिस है वो x के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वो आएगी इस कांस्टेंट के इक्वल c के। तो इस केस के अंदर ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाली जो वैल्यू आएगी सेगमेंट ही बोलते हैं शायद, वो आ जाएगी इस कांस्टेंट के इक्वल h/e न्यू नॉट के। क्लियर। और अगर आपको पूछ लिया जाए इसकी स्लोप, इसकी स्लोप जो होती है, इसकी स्लोप होगी बेटा m, ये वाली इसकी स्लोप है। तो ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा आएगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बट नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, एक इंटरसेक्शन के बाद में, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, एक सेगमेंट के बाद में आएगा, इतना सेगमेंट होगा। अब ये क्वेश्चन बन सकता है उस सेगमेंट की वैल्यू क्या होगी, देन ये बनेगी उस सेगमेंट की वैल्यू h/e न्यू नॉट। और ये पूछा जा सकता है कि उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, देन इसकी स्लोप, जैसे उसकी स्लोप है, मैं इसकी स्लोप ये वाली हो जाएगी, ये, क्योंकि ये x के कोरस्पोंडिंग है, तो m के कोरस्पोंडिंग h/e है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे यहां पर उलझ जाते हैं। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन y इक्वल टू mx प्लस c एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया बेटा। पहली बात क्या एक्सप्लेन की कि व्हेन फोटोन स्ट्राइक ऑन मेटेलिक सरफेस इट गिव एनर्जी h nu टू सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। वो जो एनर्जी है वो दो काम करेगी, वर्क फंक्शन देगी और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी देगी। क्लियर। और इस केस के अंदर टाइम डिलेशन नहीं होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता दिया था आपको। अब उसके बाद में देखते हैं बेटा वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में जानते हैं। तो क्योंकि ये हमारे टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का। अब यहां पर गेम चल रहा था, गेम ये चल रहा था कि जैसे सबसे पहले लाइट की बात चल रही थी, लाइट के बारे में हाइगेंस और मैक्सवेल तो बोल रहे थे कि ये वेव है, और बाद में आइंस्टाइन और कॉम्पटन इफेक्ट से ये वेरीफाई हो गया कि ये वाला जो है वो पार्टिकल है। और इसके साथ में ये भी बता दूं बेटा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसको बाद में कई अलग अलग मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करके रॉबर्ट मिलिकन ने बार बार वेरीफाई कर दिया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोला है वो एक्सप्लेनेशन सही है। देन ये बोल रहे थे पार्टिकल नेचर पर, तो डी ब्रोगली ने इस चीज को बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि लाइट जो है वो बिहेव करती है, ड्यूल नेचर शो करती है। ड्यूल नेचर का मतलब एज अ वेव भी वर्क करती है और एज अ पार्टिकल भी वर्क करती है। जैसे हाइगेंस वगैरह बोल रहे हैं वेव है, वो बात भी सही है, आइंस्टाइन वगैरह बोल रहे हैं पार्टिकल है, वो बात भी सही है, दोनों ही नेचर शो करती है। उसके बाद में सबसे पहले तो ये ड्यूल नेचर जो है वो लाइट के बारे में डे ब्रोगली ने क्या किया, प्रूव किया। उसके बाद में इसने बोल दिया कि मैटर भी ऐसा ही शो करता है, नेचर के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो भी बिहेव करता है, ड्यूल नेचर शो करता है। इट मींस इसने बोला इन 1924 लुइस दे ब्रोगली फ्रेंच फिजिसिस्ट था, प्रपोज किया इसने कि मैटर जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन्स आल्सो बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल, ड्यूल नेचर शो करते हैं। जस्ट एज लाइट शो वेव एंड पार्टिकल ड्यूलिटी, वैसे ही मैटर आल्सो हैज ड्यूल नेचर।
इट कैन एक्ट बोथ एज पार्टिकल एंड द वेव, इसको बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या मिला, उसने बोला अल्बर्ट सॉरी क्या नाम था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बोला कि हर चीज, हर मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे हर मैटर जो है वो दोनों बिहेव करेगा, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा एंड एज अ वेव भी बिहेव करेगा, ड्यूअल नेचर शो करेगा। अब यहां पर उसने बोला कि इसका मतलब एवरी पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होगी, उस वेव को अपने बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव, अब जो मैटर वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा जो होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के। किसकी? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा h अपॉन p, जहां पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अब अगर p की वैल्यू मैं रखना चाहूं तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन m v, मोमेंटम की वैल्यू। अब यहां पर गेम चेंजिंग बात क्या है कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी लैम्डा कम हो जाएगी। तो अगर लैम्डा कम हो जाएगी तो उस केस में जो वेव बनेगी वो ऐसे, देखो ऐसे बनेगी, तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा। वेव हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाए, इस केस के अंदर मोमेंटम कम हो जाए, तो उस केस के अंदर लैम्डा बिग होगी। इट मींस एवरी मूविंग जो ऑब्जेक्ट है हैज अ वेवलेंथ बट इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की रेंज में आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए वेवलेंथ जो है एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि उनका मोमेंटम हाई होगा। अगर मोमेंटम हाई होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, उस केस में कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, द वेव नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वाज लेटर एक्सपेरिमेंट में कंफर्म कर दिया डेविसन एंड जर्मन 1927 के अंदर ये कंफर्म कर दिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से कि इलेक्ट्रॉन भी एज अ वेव बिहेव करता है। तो ये हमारे पास बन गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और यहीं से अपने कई बार केस स्टडी भी बना ली जाती है। कैसे बना ली जाती है वो भी समझते हैं कि सर इससे केस स्टडी कैसे आ सकती है। तो डे ब्रोगली ने तो इजी सा बोला था, अपने इजी सी बात आ गई, सर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p बन गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो हो सकता है कि एक पार्टिकल आपको दे दे फोटोन 1h1 दे देते हैं, प्रोटॉन दे देता है, एक दे देता है आपको इलेक्ट्रॉन, इस केस में आपको m गिवन कर देता है, m1 m2 v1 v2 गिवन कर देता है, उस केस में आपको लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशो पूछेंगे, उस केस में आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पहले लैम्डा 1 फाइंड करोगे तो लैम्डा 1 जो आ जाएगा h अपॉन p1 आ जाएगा, p1 मतलब किसी एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम। ठीक है, p2 भी आ जाएगा इस केस के अंदर, ऐसे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एक यहां से और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है 11th को यूज करके। कैसे, अभी अपने पास लैम्डा इक्वल टू आया बेटा h अपॉन p आया है, तो p को वो किसी और फॉर्म में दे सकता है। कैसे, p इक्वल टू अपने पास होता है mv। क्या करूं, अगर मैं इसको हाफ से क्या करते हैं, और E इक्वल टू अपने पास होता है के, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मेरे पास होती है बेटा हाफ mv स्क्वायर, यानी E लिख देता हूं, E इक्वल टू होती है हाफ mv स्क्वायर, ये होता है। तो अगर P और E में आप रिलेशन बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास बनेगा P स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर, तो ये मेरे पास बन गया P इक्वल टू रूट 2m बन जाएगा, अगर मैं P की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, क्योंकि यहां से ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से हाफ mv स्क्वायर, m बार निकालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा बेटा P इक्वल टू ये बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहूं तो E का स्क्वायर, सॉरी E काइनेटिक एनर्जी इंटू m इंटू 2, ये बन जाएगा। तो P स्क्वायर इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट 2m बन जाएगा। ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, 11th का रिलेशन।
तो उस केस के अंदर लेमडा क्या आएगा, लेमडा आएगा h अपॉन पी, पी की जगह आप पुट कर सकते हो लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m e। यहाँ पे e क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आई थी वो हमारे पास आई थी ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल, तो वो भी यहां पर पुट कर सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू बन सकता है h अपॉन 2m EV नॉट और इसका रूट। इस रिलेशन पर क्वेश्चन बन सकता है, इस रिलेशन पर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। अब यहां पर इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, असर्शन रीजन भी पूछ सकता है, इस पर केस स्टडी भी बन सकती है, डेरिवेशन भी पूछ सकता है। देन ये था हमारे पास रिलेशन और ये आते। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ मैटर के बारे में, देव ब्रोगली ने जो चीज फाइंड की थी उसके बारे में, और इसके साथ ही आपका ये वीडियो और ये चैप्टर दोनों खत्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड कीप स्टडिंग क्योंकि टाइम बहुत कम है।